Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kirtan Jaswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. So कैसे हो आप सब? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर और लंबा चैप्टर था वो हमने कवर अप कर लिया और साथ साथ लोकेशन ऑफ रूट्स भी कवर अप कर लिया। और आज का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो है किस पे? सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी टॉपिक एक ऐसा है जो कि हमने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। ऐसे ये भी होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यही सब टॉपिक दिमाग से उड़ जाते हैं। तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि आपको इन सब चीजों को रिमाइंड में रखना है, मतलब अपने दिमाग में रखना है, हमेशा रिवीजन करते रहना, अदरवाइज सब गायब हो जाएगा। एनीवे, तो बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सीक्वेंस एंड सीरीज। आज बस मैं आप लोग का वार्म अप करूंगा और कुछ नहीं। आज केवल और केवल वार्म अप है और क्लास 10 की चीज मैं आपको रिव्यू कराऊंगा। कल से हम लोग का अच्छे से लेक्चर शुरू हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, आज कम से कम समझ तो ले, बेसिक नॉलेज तो ले ले कि हाँ यार ये सीक्वेंस और सीरीज है क्या रियलिटी में। तो ध्यान दो, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है ये समझो। अगर मैं आपको बोल दूं आपके सामने कुछ पिल्लो है, पिलो पिलो का मतलब समझते हो? तकिया जिससे आप सोते हो। अगर मैं आपको बोल दूं एक काम करो, उसको सीक्वेंसली मैनर में आप उसको अरेंज करो, फिर आप उसका लिस्ट बना दो, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे सीक्वेंस। मतलब अकॉर्डिंग टू अगर मैं डिफिनीशन देखूं तो मैं ये कहूंगा, अगर आप कुछ आइटम्स आपके पास है, कुछ ऑब्जेक्ट आपके पास है, कुछ आइटम्स या ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो आप एक काम करो उसको अरेंज करो। आप एक काम करो उसे क्या करो? अरेंज करो। अरेंज जब कर लोगे सीक्वेंसली, मतलब अच्छे से अरेंज करोगे। ऐसा नहीं कि एक इधर फेंक दिया एक उधर फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है, ढंग से करना है, सीक्वेंसली करना है। तो अगर आप उस चीज को जिसको आपने अरेंज कर दिया है और आपने उसका एक लिस्ट बना लिया, आपने अगर उसका लिस्ट बना लिया तो उसी को आप कहते हो सीक्वेंस। और रही बात सीरीज, सीरीज कुछ नहीं है। सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ आइटम्स या फिर जो भी थे जो आइटम्स है, अगर आपने इन सबको क्या किया? प्लस कर दिया। अगर आपने इन सबको ऐड कर दिया तो वही सीक्वेंस सीरीज बन जाता है। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि सीक्वेंस क्या है? जब आप किसी भी आइटम या ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हो सीक्वेंसली मैनर में और आप उसका एक लिस्ट बना देते हो तो आप उसे बोलते हो सीक्वेंस। और अगर आप उन सारे आइटम्स को एड अप कर देते हो तो वो सीक्वेंस एक सीरीज की तरह बिहेव करने लगता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया डिफिनीशन। बट मेनली आज मैं आप लोग का वार्म अप करूंगा। वार्म अप में मेनली हम लोग करेंगे क्या? केवल और केवल क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। केवल और केवल थ्योरी पर पढ़ना सफिशिएंट नहीं होगा किसी अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसीलिए मैं आप लोग के लिए आज मैक्सिमम क्वेश्चन ही लेकर के आया हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो, बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखो। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स, फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an is equals to n upon n square plus 1। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपको 3 टर्म्स बताने हैं, पहले 3 टर्म्स बताने हैं इस सीक्वेंस के। आपके सामने एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, आपको क्या बताना है? 3 टर्म। 3 टर्म अगर आपको मान लो बताना है तो आप शुरू करते हो 1 से, फिर आप जाओगे 2 पे, फिर आप जाओगे 3 पे, मतलब 1 2 3 ऐसे ही चलोगे। तो पहला नंबर जो मैं पुट करूंगा n की जगह वो क्या पुट करूंगा? 1। अगर मैंने पुट किया तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। और a2 क्या आएगा? जब 2 आप पुट करोगे n की जगह तो 2/5 आएगा। क्लियर है क्या? और जब आप a3 मतलब n की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो क्या आएगा? 3/10 आएगा। तो ये तो हो गया भैया, फर्स्ट 3 टर्म्स हमने लिख दिए। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। क्लियर है क्या? आपको बोल रहा था फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस था, हमने क्या किया? हमें पता है कि कैसे चला जाता है फर्स्ट 3 टर्म्स।
पहले हम लोग 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 पे जाएंगे एंड देन 3 पे जाएंगे। तो वैसे ही तो गए, पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे गए, और फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया, वही हमें फाइंड करना था, तो हमने देखा अरे ये तो हमने जो फाइंड करा तो वही आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, इसे नोट कर लो एंड देन फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ कि वो कैसा है। ध्यान दो वो क्वेश्चन कैसा है, वो क्वेश्चन कैसा है। समझ में आ रही है बात? ऑलराइट, तो अब मैं आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं उसे आपको वीडियो पॉज करना है एंड देन सॉल्व करना है। इफ a1 is equals to a2 is equals to 1 and an is equals to an minus 1 plus an minus 2, और आपको क्या बोल रहा है, n की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, और आपको बोल रहा है फाइंड an plus 1 upon an for n is equals to 1 2 3 ... 5। ध्यान दो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है आपको a1 और a2 की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, और आपको बोल रहा है an की जो वैल्यू वो कितनी है, an minus 1 प्लस an minus 2, और n की वैल्यू इसके लिए क्या आप पुट कर सकते हो, 2 से बड़ी ही पुट करोगे, 1 मत पुट कर देना। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, an plus 1 अपॉन an। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको फाइंड क्या करना है रिलेटिव में, अगर आपको डिनोमिनेटर में r लिखा है तो आपको न्यूमरेटर में r प्लस 1 फाइंड करना है, इसी का आपको रेशियो देना है। अगर r की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है तो डिनोमिनेटर में पहले आप 1 लिखोगे और ऊपर 1 प्लस 1 लिखोगे, यही तो फाइंड करना है। आपको जो डिनोमिनेटर में फाइंड करना है वो मान लो an, फिर आपको ऊपर an वही लिख देना है और साथ में उसमें प्लस 1 कर देना है। तो वही तो मैं समझा रहा था, आपको अगर मान लो यहाँ पे नीचे r है तो ऊपर क्या देना है आपको, r प्लस 1, जो भी नीचे आएगा उसका ऊपर में क्या करोगे आप, 1 प्लस कर दोगे, तो उसी का आपको रेशियो बताना है। तो वीडियो को पॉज करो, मेन हिंट जो था वो तो मैंने आपको दे दिया कि क्या हिंट था इसमें। ऑलराइट, अब क्या है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं उस इक्वेशन में अगर n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो वहां पे आएगा a2 प्लस a1, और इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है, a3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1। फिर अब मैं पुट करूंगा n की वैल्यू 4, जब पुट किया तो यहाँ पे आएगा a3 और यहाँ पे आएगा क्या, a2। a3 की वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी हमने फाइंड कर लिया, a2 की वैल्यू आपको गिवन है, तो a4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर a5 की बात करते हैं, अगर आप n की वैल्यू 5 पुट करते हो तो यहाँ आएगा a4 और यहाँ आएगा a3। तो a4 हमने फाइंड कर लिया है, a3 भी हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, तो a4 कितना है 3 और a3 कितना है 2, तो a5 की वैल्यू इनडायरेक्टली कितनी आ गई, 5 आ गई क्या। ऑलराइट, तो आपको फाइंड क्या करना है, an प्लस 1 अपॉन an, ये सर नो, यानी आपको फाइंड ये करना है कुछ इस तरीके का, a2 अपॉन a1, और क्या फाइंड करना है, नहीं समझ में आया। ऑलराइट, मैं बताता हूँ, मतलब a1 अगर दिया तो a1 प्लस 1, फिर आपको क्या फाइंड करना है, a2 प्लस 1 अपॉन a2, फिर आपको फाइंड करना है a3 प्लस 1 अपॉन a3, फिर आपको क्या फाइंड करना रहेगा, a4 प्लस 1 अपॉन a4, फिर आपको फाइंड करना है a5 प्लस 1 अपॉन a5। नहीं कैलकुलेट कर लेंगे क्या, हम लोग कर लेंगे ना, a1 प्लस 1 अपॉन a1, a1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1, इसके लिए भी 2 अपॉन 1, लेकिन इसके लिए क्या होगा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, इसके लिए क्या होगा 4 अपॉन 3, इसके लिए क्या होगा 6 अपॉन 5। ध्यान से देख लो, कई लोग के मन में डाउट आ रहा होगा सर यहाँ पे तो n की वैल्यू जो आपको पुट करनी थी वो तो 2 से बड़ी पुट करनी थी ना, आपने तो 1 पुट कर दिया 2 पुट कर दिया। तो आपके जानकारी के मैं आपको बता दूं कि ये जो कंडीशन था केवल इसके लिए था ना, इसके लिए थोड़ी था, ये कंडीशन n ग्रेटर देन 2 वो केवल इसके लिए था, इसके लिए नहीं था। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको बोल रहा है इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, और फिर आपको a1 की वैल्यू दे दी,
उसके साथ ये लिखा हुआ है कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, उसके बाद तो फुल स्टॉप है। फिर आपको बोलना है कि ये फाइंड करो, ये n की वैल्यू यहाँ पे देखो, n की वैल्यू आपके सामने दिए हुए हैं 1 2 3 से लेकर के आपको 5 पुट करना है, यानी कि ये सारा का सारा हम लोग का क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं काम करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ, आप लोग जल्दी से नोट करो 1 2 एंड 3 मैं इरेज करता हूँ। अभी मैं आपका केवल और केवल वार्म अप कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं सारे क्वेश्चन को भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करते जाओ, क्योंकि कब हम लोग हाई लेवल में पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, बिलीव मी। तो अब बात करते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट की, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से फिर पे आएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे फिर से जरूर आएंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की। क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कि मान लो अगर आपको दे दिया जाए an इज इक्वल्स टू, और आपको n के टर्म्स में कोई इक्वेशन दे दिया गया, लेट अस सपोज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और आपको पूछे कि क्या ये सीक्वेंस या ये एपी में है या नहीं है। आपको एक सीक्वेंस दे दिया गया और आपको बोल दिया गया कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो ध्यान दो, इसके लिए आप एक काम करना, an प्लस 1 फाइंड कर लेना और an फाइंड कर लेना। an फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि an आपको गिवन है, आपको बस जरूरत पड़ेगा तो n प्लस 1 an प्लस 1 आपको फाइंड करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अभी थोड़ी देर में ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ऑलराइट। अगर आपने ये कर दिया और जो आपको इसके सॉल्व करके बाद आएगा, अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया उसके बाद जो इसका आंसर आएगा, अगर वो n से इंडिपेंडेंट होगा तो वो सीक्वेंस एपी में होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसके बाद, अगर उसमें n का टर्म उसमें कहीं पे भी नहीं है तो वो सीक्वेंस क्या होगा, एपी में होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी n अगर रिजल्ट में दिख गया तो वो एपी में नहीं होगा। क्लियर है क्या? किसमें होगा वो हम लोग बात करेंगे बाद में, पहले इतना समझते हैं। पर इतना ध्यान में रखो, अगर n हुआ तो एपी में नहीं होगा, नहीं हुआ तो होगा एपी में। क्लियर है? अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि है क्या रियलिटी में। अगर आपको मान लो एक सीरीज दे दिया गया 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, अगर मान लो आपके सामने एक सीरीज दे दिया मैंने, उसके बाद अगर आपको मैं बोल दूं कि आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, तो आप मुझे कहोगे सर एक काम करो 5 में से 3 माइनस कर दो, तो इसका कॉमन डिफरेंस है कितना, 2। क्लियर है क्या? तो मैं क्या करता हूं कि जब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो 5 माइनस 3 मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a4 लिख रहा हूं तो a4 में से अगर a3 में माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है क्या? लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, a3 माइनस a2 किया है, तो कोई इशू नहीं है, ये भी तो हमें कॉमन डिफरेंस ही तो देता है। मतलब अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो एक टर्म आगे और एक टर्म उसके पीछे, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हम लोग का आंसर आएगा वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। 5 माइनस 3, a3 माइनस a2, a2 माइनस a1, a4 माइनस a3, ये सब क्या है आपके कॉमन डिफरेंस। लेकिन a3 माइनस a1 ये कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, a5 माइनस a2 ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। क्लियर है क्या? तो अच्छे यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n प्लस 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस 1 है। ध्यान दो, 3 का मतलब क्या हो गया, 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 प्लस 1 है। ओ तो ये बात है सर, यानी आपने ये भी जो लिखा है वो कुछ नहीं है, वो तो कॉमन डिफरेंस ही है हम लोग का। यस, वो कुछ नहीं है, वो आपका कॉमन डिफरेंस ही है। वो आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर आपने इसको ध्यान से अगर पहले ही देखा तब तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब मजा आ गया होगा आपको। मैं कहां से कहानी लेके चला और कहां पे आगे क्या आपको समझ में आया। अगर आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया इस सीक्वेंस का और वो n से इंडिपेंडेंट आ गया, n से इंडिपेंडेंट,
तो वो सीक्वेंस किसमें होगा, एपी में होगा। अगर कहीं पे भी n अगर दिख गया तो वो एपी में नहीं होगा। क्या इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको 5 स्टार करके या फिर डबल स्टार करके अपने नोट्स में लिख लो कि अगर आपको कोई बोल दे कि क्या ये एपी में है, तो एक काम करना, ये फाइंड करना an+1 और an। अब मन में सवाल उठेगा सर मैं an तो ठीक है आपको दिया हुआ है, an+1 फाइंड कैसे करूंगा? तो ध्यान दो, मैंने आपको फंक्शन जब पढ़ा रहा था तो आपको एक बेसिक नॉलेज मैंने दिया था कि अगर आपके पास fx दे दिया गया और वो भी दे दिया गया x² + x+1, क्लियर है, और यहाँ पे आपको पूछ दे f(fx) कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है ना। जब यहाँ पे f(4) अगर आपको दे दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 क्या है, x है, 4 x की तरह बिहेव कर रहा होता है, तो f के बाद में fx है ना, तो ये पूरा क्वांटिटी x की तरह बिहेव करेगा। यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां fx डाल दो। यही तो करते थे क्या? ऑलराइट, तो यहाँ पे जब x दिख रहा है तो आप क्या करोगे, f(fx) डाल दोगे। तो यही तो हमें फाइंड करना था। तो वही कुछ इसमें भी करना है। अगर आपके सामने an दिया हुआ है तो आप an की जगह जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां आप n+1 डाल दो। यहाँ पे n है तो n+1 डाल दो, यहाँ n है n+1 डाल दो, यहाँ n है तो n+1 डाल दो। तो आपका उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, an+1। तो इतनी बातें जल्दी से नोट करो, बट ये जरूर नोट कर लेना कि अगर हमें कोई पूछते कि एपी में है या नहीं है तो हम लोग इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बता पाए कि हाँ है वो या फिर नहीं है। ऑलराइट, तो मैं इस पे बेस आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ आप उसको क्रैक कर पाते हो कि नहीं। मैं उस पे बेस आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और देखता हूँ कि आप उसको कर पाते हो या नहीं। इसे बहुत ईजी क्वेश्चन दूंगा, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी पे बेस्ड है, वो क्या होगा ये ध्यान दो। हाँ, आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए, लेट अस सपोज आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए इफ an is equals to 2n² plus n+1 is an AP or not। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है यार, क्या पूछ रहा है? तो आप भी सर मजाक कर देते हो, क्या पूछ रहे हो आप? अभी तो बताया इसके बारे में, फिर पूछ रहे हो, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है, एक बार कर देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसका बात मान लेते हैं। क्या कह रही है, an की वैल्यू दी गई है और आपको पूछ रहा है क्या ये एपी में है या नहीं है, यही तो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि काम करो कि an दिया है तो an+1 निकाल लो और उसमें से an माइनस कर दो, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल दो। और अगर वो टर्म n से इंडिपेंडेंट आ गया तो वो क्या होगा, एपी में होगा। अगर n कहीं पे भी आ गया तो वो एपी में नहीं होगा। तो एक काम करो, कैलकुलेट करो। an तो दिया हुआ है बट इसको लिखने के लिए हमें an+1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं an+1, जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां n+1 रख दो। तो n+1 का होल स्क्वायर प्लस n+1 प्लस 1। अब an+1 क्या हो जाएगा, n² प्लस 1 प्लस 2n प्लस n+2। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे n² प्लस 3n प्लस 3, n² प्लस 3n प्लस 3। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, an+1। यहाँ देखो मैंने an+1 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ, अब मुझे बस इसमें पुटअप करना है। तो एक काम करो n² प्लस 3n प्लस 3 माइनस an। अब इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2n² माइनस n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो और अगर n से इंडिपेंडेंट आ जाता है तो वो एपी में होगा। तो करते हैं ना, यहाँ देखो अगर माइनस किया तो क्या हो जाएगा, -n²। और फिर अगर आप इसको देखोगे तो क्या आएगा, प्लस 2n। अगर आपने इसको देखा तो क्या आएगा, प्लस 2। अगर आपने इसको देखा तो क्या आएगा, प्लस 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने इतनी सारे मशक्कत करने के बाद भी यहाँ पे n से इंडिपेंडेंट नहीं आ पा रहा है। ये यहाँ से ये n से इंडिपेंडेंट तो आ ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का यह क्या हो जाएगा, वेट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे an+1 यहाँ पे 2 भी तो है, ध्यान दो। तो यहाँ पे भी तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 4।
तो जहां जहां एन स्क्वायर है वहां 2 करो, और यहाँ पे 4n प्लस एन, यहाँ तो 5n हो गया ना, यहाँ 2 2 4 हो गया। ओहो गलत हो गया, तो नहीं कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, अब फिर से उसको कैलकुलेट करो। अब an प्लस वन माइनस an करोगे ना, तो 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 माइनस an कितना दिया हुआ है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। तो इससे तो ये गया 5n माइनस n 4n प्लस 3। तो जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट आया उसमें n दिख रहा है, इसीलिए ये जो टर्म है वो AP को शो नहीं करता है, AP को शो नहीं करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर हमें कोई पूछ दे क्या ये सीक्वेंस है और आपको बोल दिया जाए कि आप ये बता दो कि ये वो AP में है या नहीं है, तो एक सबसे इजी मेथड तो यही है कि आप an प्लस 1 निकाल लो, an निकाल लो, और उसके बाद क्या करो, ये सब सॉल्व ऑफ करो और फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, और अगर n से इंडिपेंडेंट आ जाता है तो क्या कहलाएगा, तो वो AP में है। अगर अगर नहीं आता है तो AP में नहीं है। तो क्या ये एक ही तरीका है डिफरेंस निकालने का? नहीं। क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता था क्या, an माइनस 1? ध्यान दो, क्या मैं ये नहीं लिख सकता था क्या, an माइनस 1? तो ये भी तो वही है। जैसे कि मान लो n की वैल्यू अगर मैंने 4 रख दिया तो a4 माइनस, अगर यहाँ पे 4 आएगा तो a3। तो मैंने तो यही टर्म सीखा हुआ है कि a4 माइनस a3 ये क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस ही तो होता है, याद है क्या? यानी कि इसके साथ साथ एक हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करना, वो ट्राई कर लेना, इससे और इससे दोनों से सेम ही आंसर आता है। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो एक काम करते हैं, हम इरेज करते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को टैकल करना है। मैं काम करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। ऑलराइट, मजा आ रहा है? ऑलराइट, तो इतना खतरनाक क्वेश्चन तो हमने क्लास 10th में देखा ही नहीं था। अरे कैसे देखोगे, अगर सब चीज क्लास 10th में ही देख लोगे तो क्लास 11th में क्या देखोगे? इसीलिए क्लास 11th के लिए कुछ बचा के रखा था हमने, लग रहा है। कोई बात नहीं, सबके लिए बचता है। एनीवे, अब हम लोग बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की। वो क्या क्वेश्चन है ये ध्यान दो। हाँ, अगर आपके सामने दे दिया जाए इफ an इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन इफ an इज इक्वल्स टू 4n प्लस 5, 4n प्लस 5 इज अ AP और नॉट। ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं। तो इफ AP, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस, और आपको फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड A10। ऑलराइट, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो an की वैल्यू आपको बोल रहा है कि 4n प्लस 5 होगा, और आपसे पूछ रहा है क्या ये AP में है या फिर नहीं है। और अगर AP में है तो एक काम करो, आप मुझे उसका कॉमन डिफरेंस बता दो और A10 की वैल्यू बता दो। तो आप वीडियो को पॉज करो एंड देन सॉल्व करो, मैं सॉल्व करता हूं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो करते हैं इसे। an की वैल्यू पता है, तो मुझे पता है an प्लस 1 निकालूंगा, an निकालूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर चेक करूंगा। तो एक काम करता हूं, अब मैं निकालता हूं an प्लस 1। तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां n प्लस 1 रख दो। तो 4 इंटू n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 5। ऑलराइट, तो an प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4n प्लस 9। तो अभी काम करो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो वहां पे क्या आ जाएगा 4n प्लस 9 माइनस 4n माइनस 5। यहाँ से 4n से 4n कैंसिल, 9 में से 5 जाएगा 4। ओहो, ये तो हम लोग का n से इंडिपेंडेंट आ रहा है, कहीं पे भी रिजल्ट में n दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए ये सीक्वेंस AP में है। तो अगर है तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस भी तो बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉमन डिफरेंस भी तो यही है, an प्लस 1 माइनस an। याद है क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस ही है। तो ये तो फाइंड हो गया, चलो ठीक है। अब ये तो फाइंड करो A10। A10 कैसे फाइंड होता है? एनीवे, मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, बट फिर भी एक बार लिखा था क्या, नहीं लिखा था, बट आपको याद नहीं है क्या? एनीवे मैं लिख देता हूं यहाँ पे।
आपको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप फॉर्मूला तो जानते हो ना, ये आप फॉर्मूला तो जानते हो ना जो हमने क्लास 10 में पढ़ा है। मैं इसको इस क्लास में प्रूफ नहीं करूंगा, मैं इसमें प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि हमने क्लास 10 में ऑलरेडी प्रूफ देखा हुआ है। बट मैं आपको इसका एक इजी ट्रिक बता दूंगा कि अगर आप लाइफ में कभी भूल जाते हो तो इसको कैसे आप लिख पाओगे, इजीली आप लिख लोगे कैसे, वो बाद में देखेंगे। तो ये आपको दिख रहा है ना, आपको निकालना है A10, मतलब आप n की जगह क्या पुट कर दो, n की जगह आप 10 पुट कर दो। तो अगर आप n की जगह 10 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस वन यानी 9 इंटू डी। तो d की वैल्यू तो आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है 4। अब आपको सर a की वैल्यू पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। a क्या होता है, a तब होता है जब n की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। तो एक काम करो इसी में पुट कर दो। तो वैसे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें ये टर्म नहीं भी पता होता तब भी हम लोग कर लेते क्या। एक काम करो n की जगह 10 पुट कर दो, तो A10 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 5 45। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। हमें ये फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको ये पता था, आपको ये एक सीरीज दिया हुआ था या फिर एक सीक्वेंस दिया था जो कि एपी में था, आपको बोला था A10 निकाल दो, तो हमने 10 पुट कर दिया n की जगह, तो कितना आंसर आ गया 45। यही तो आपको पूछा था कि A10 की वैल्यू आप मुझे बता दो। क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो मैं काम करता हूँ इसलिए रेस करता हूँ क्योंकि अब हमें और भी सारे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ और वो होमवर्क मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जो आपको भी तो करने हैं। सारा मैं ही डिस्कस कर लूं तो आप क्या करोगे। एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, या फिर होमवर्क से पहले कुछ क्वेश्चंस कर भी लेते हैं, हम लोग पहले खुद ही कर लेते हैं। बट उससे पहले एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर आपके सामने मैं पूछ दूं जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, आपने इस चीज को क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट कोई बात नहीं। जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। क्यों इसका नाम बिगिनिंग पड़ा, क्योंकि हम लोग इसमें जो भी कॉमन डिफरेंस, अगर मान लो आपके सामने ये सीरीज होता है तो आप कॉमन डिफरेंस इसमें कैसे कैलकुलेट करते हो, इतना माइनस इतना, मतलब आप इधर से चल रहे हो, जैसे लग रहा है इधर हम लोग जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, तो एक काम कर रहे हैं हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इतना माइनस इतना, तो हम लोग बिगिनिंग से चलते हैं इसमें, बिगिनिंग, ठीक है। और अगर आपको एंड से निकालना हो, जनरल टर्म फ्रॉम एंड, जनरल टर्म फ्रॉम एंड क्या मतलब है, तो एक काम करो am इज इक्वल टू a माइनस m माइनस वन इंटू डी। क्या कह रहा हूं मैं, अब इसे एक काम करो, मैं इसे प्रूफ तो नहीं करूंगा लेकिन एक मैं आपको बेसिक सा ट्रिक बता देता हूं। वो क्या ट्रिक है वो ध्यान दो, एक बेसिक सा ट्रिक देखो। अगर लेट अस सपोज आपके सामने दिया होता 1, 3, 5, 7, 9, क्लियर है, और यहाँ पे कितने टर्म है 1, 2, 3, 4, 5, तो फिफ्थ टर्म क्या है 9 है क्या। अगर मान लो आपके सामने ये पता है, आपको ये पता तो चल जाएगा कि हाँ फिफ्थ टर्म क्या है 9 है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आता है तो एक काम आप कर सकते हो, अगर आपके सामने एक सीक्वेंस दिया हो तो एक काम करना, उसमें से a निकालना, a की वैल्यू कितनी है 1, और एक काम करना d भी निकाल लेना, d निकालोगे तो कितना आएगा 2। अब हमें क्या करना है, एक काम करना है कि a फिफ्थ टर्म, आपको फिफ्थ टर्म बताना है। मैं मानता हूं आपको यहाँ पे पता है, लेकिन एक तरह से हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या हमें लाना है तो हम क्या करें, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला लाना है ना। हम एक जनरल मेथड नहीं, एक ऐसा मेथड नहीं चॉइस कर रहे हैं जो सब लोग यूज करते हैं, एक अपना मेथड यूज कर रहे हैं कि कैसे हम इसे याद में ला सकते हैं। मान लो आप एक सीरीज लेना, फिर आपने a5 कैलकुलेट कर लेना, 9 आएगा, चलो ठीक है। अगर आपको पता चल जाता है तो क्या करना, आप इसको थोड़ी देर के लिए अपने हाथ से छिपा लेना, छिपा लिया। अगर आपको a5 मालूम करना है और आपको पता है कि a5 की वैल्यू 9 लानी है, तो एक ही तरीका है इसको लाने का,
वो क्या है, एक काम करो, डी में 4 से मल्टीप्लाई करो और इस क्वांटिटी को ऐड कर दो। अब क्या आएगा 9। अब आपको सर इससे फायदा क्या है, तो ध्यान दो, जब आपको 5th टर्म निकालना था तो आपने 4 लिखा, तो क्या जरूरी था क्या कि मैं यहाँ पे 4 ही लिखता, नहीं, मैं यहाँ लिख सकता था 2 × 5 - 1 और साथ साथ ये फर्स्ट टर्म लिख देता। नहीं लिख सकता हूँ क्या, ये भी तो 4 ही है, लेकिन मैंने बस एक थोड़ा सा क्रॉस चेक किया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपने मान लो पता कर लिया ऑलरेडी A5 और आप एक दिमाग लगा लो, चलो मैं अपने दिमाग से A5 निकाल दूं और मुझे क्या लाना है 9। तो अगर आपके पास ये दो क्वांटिटी गिवन है तो आप कैसे ला सकते हो, और आपको जो भी खेल खेलना रहेगा वो आप डी के साथ खेलो, ए को आप छेड़ो मत। अब आप डी में ऐसा क्या करोगे कि वो 9 आ जाए, तो डी में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो आप मल्टीप्लाई करो तो 9 बन जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा वहां पे 1 है, इसका भी इस्तेमाल करना है, तो एक काम करता हूँ मैं 2 में जो है 4 से इंटू करता हूँ। तो 2 को जब मैंने 4 से इंटू किया और फिर मैंने क्या किया, इस 1 को इसमें ऐड कर दिया, तो देखा 9 बन रहा है। तो यहाँ से एक जनरल मुझे फॉर्मूला टाइप का दिखने लगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं इस 4 को 5 - 1 में लिख सकता हूँ। तो यही तो आपका ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ये आपका n-1 है, ये आपका a है। और अगर मैं ये चाहूं कि क्या मैंने ये जो ट्रिक लगाया है ये क्या सही है, तो एक काम करो, आप इस चीज को छुपा लो, जो थर्ड टर्म मैंने नहीं देखा। अब एक काम करो, इसी से आप कैलकुलेट करके देखो तो आपको पता चल गया, चलो ठीक है A3 निकालना है और मुझे a की वैल्यू पता है, ठीक है मैंने 1 लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 3 से कम ही होना चाहिए, तो 3 - 1 कर दूंगा और डिफरेंस की वैल्यू मैंने पहले ही पता है 2, तो यहाँ से A3 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो कितनी आएगी 5। हमने देखा भी नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने बता दिया कि A3 की जो वैल्यू वो कितनी है 5, यानी कि हमने ये जो ट्रिक लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है हमें an की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे आपने A5 के लिए निकाला तो एक काम कर सकते हो, आप an भी निकाल सकते हो। तो इसी को आप कंपेयर कर लो, 5 की जगह n रख लो, जहां जहां 5 आपको दिख रहा है वहां वहां आप n कर लो, और ये क्या है फर्स्ट टर्म है तो a लिख दिया, ये क्या है कॉमन डिफरेंस है तो d लिख दिया। ये मैंने बस आपको इसलिए बताया है ताकि आप अगर एग्जाम में कभी भूल जाते हो तो एज अ ट्रिक आप इसे दिमाग लगा के फिर से रिमाइंड में ला सकते हो। क्लियर है क्या, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये एज अ अपना ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, अगर क्लियर है तो मैं काम करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। कई लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, तो ध्यान दो, यहाँ पे माइनस इसलिए आ जाता है, ये जनरल टर्म है फ्रॉम एंड से। एंड से का कहने का मतलब ये है, जैसे इसी सीक्वेंस की मैं बात करूं तो जब मैं इधर से चलता हूं फ्रॉम जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से, तो मैं क्या करता हूं, अगर मेरी कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो 9 - 7 लिखता हूं ना, जो कि 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे निकालना होगा कॉमन डिफरेंस फ्रॉम एंड से, अगर मुझे जनरल टर्म लिखना है फ्रॉम एंड से, तो आप 9 - 7 नहीं करोगे, आप इधर जा रहे हो ना, आप इधर जा रहे हो तो आप इतना में से इतना माइनस करोगे, 7 - 9, तो ये ऑलरेडी हमें क्या देगा -2। इसी वजह से हमें आप पता है n-1 जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन ये d यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आता है प्लस। लेकिन यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव आने लगती है, इसीलिए हम लोगों को मजबूरन यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ता है। और ये क्या है am है, और ये a ये मत समझ लेना कि ये है, नहीं, हम लोग एंड से चल रहे हैं ना, एंड का जनरल टर्म लिख रहे हो, तो यहाँ पे a 9 है, आप इधर से चल रहे हो। अगर आप बिगिनिंग की बात करोगे तो आप इधर से चलोगे, अगर आप एंड की बात करोगे तो आप इधर से चलोगे। एंड की बात करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 9 है ना कि 1 है, अगर आप बिगिनिंग की बात करोगे तो फर्स्ट टर्म 1 है ना कि 9 है। क्लियर है, और कॉमन डिफरेंस अगर आप बात करोगे बिगिनिंग में तो 5 में से 3 को माइनस करोगे ना कि 3 में से 5 को। अगर आप एंड से बात करोगे तो 7 में से 9 को माइनस करोगे ना कि 9 में से 7 को। क्लियर है क्या, तो ये थोड़ा सा जनरली कंफ्यूजन रह जाता है कि क्यों माइनस वहां पे आ जाता है, क्या होता है ऐसा, बट कोई सुनिए, अगर आपके दिमाग में है तो आप कर सकते हो इसे। और एक और कंफ्यूजन पैदा होने लगता है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरे अंदर भी एक बार ही हुआ था, बट कोई बात नहीं, अब वो क्लियर है। अब वो बहुत पहले मेरा क्लियर भी हो गया था कि यार an और n में डिफरेंस क्या है, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं।
अगर मान लो आपके सामने एक सीक्वेंस मैंने दे दिया 1, 3, 5, 7, क्लियर है क्या, और मैंने आपको बोला n इज इक्वल्स टू 3 और मैं आपको बोल रहा हूं A3, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ध्यान दो, n इज इक्वल्स टू 3 का मतलब ये है कि आपको 1, 2, 3 ये यहां तक बस आपको जाना है, आपको बस यहां तक जाना है। और A3 का मतलब क्या है? थर्ड टर्म पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो होता है A3। n इज इक्वल टू 3 मतलब हमें 3 तक जाना है, हमें बस इस तरह काउंट करना है 1, 2, 3, हम 3 तक पहुंच गए, बस काम खत्म। लेकिन A3 ये नहीं कहता, A3 ये कहता है मैं 3 तक तो जाऊंगा ही, साथ साथ जो उस पे लिखा रहेगा वो मेरा नंबर होगा, मैं उसे छीन लूंगा। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कहता, ये बोल रहा है n इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये है कि मैं 1, 2, 3 यहीं तक बस जाऊंगा, इसको लूंगा नहीं। ये क्या कहता है 1, 2, 3 तक गया, इसको मैं ले भी लूंगा। तो इसीलिए A3 की वैल्यू क्या होती है 5। अंतर इन दोनों में समझ में आया क्या? ये बेसिक थोड़ा सा गड़बड़ रहता है थोड़ा सा स्टूडेंट्स में, बट कोई इशू नहीं है, अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं केवल और केवल 2 क्वेश्चंस की, एंड देन मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, फिर ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ऑलराइट, तो क्या क्वेश्चन है वो नोट करो। क्वेश्चन इज 184 is 184 a term of sequence 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। दिमाग लगाओ, यहां पे बोल रहा है क्या 184 इस सीक्वेंस का टर्म है। अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, ध्यान दो। 184 पूछ रहा है क्या इसका टर्म है, मतलब अगर आप तो सीधा चलते हो, मतलब इधर ही आप जा रहे हो, 184 अगर कहीं आ जाता है तो आपको बोलना है यस 184 इस पे लाई करता है। 184 इसी के आगे जब आप चलोगे तो अगर कहीं मिलता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि हाँ ये 184 इसी सीक्वेंस का पार्ट है। तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है तो 4 से बढ़ाते तो नहीं चलोगे ना, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, वो क्या है ये सुनो। ये कौन सा टर्म है ये देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया n और n में क्या डिफरेंस होता है, तो ये n है या फिर an है, ये an है, ये क्या है आप समझ लो, nth टर्म है, आपने nth टर्म गए लेकिन आपने इसको ले भी लिया, इसीलिए क्या है an है। an इज इक्वल टू कितना है 184। हम लोग an की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 184। मुझे पता है a की वैल्यू कितनी है, यहाँ 3 है, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 है क्या, इज इक्वल टू 184। फिर 3 को जब उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 181 अपॉन 4। फिर जब आप उस 1 को इधर ले जाओगे तो क्या आएगा वो देखो, n इज इक्वल टू 181 अपॉन 4 प्लस 1। फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 185 अपॉन 4। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये डिविजिबल नहीं है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसी की वजह से यही कारण है कि ये जो टर्म 184 है वो इसमें लाई नहीं करता। अगर आपको कोई टर्म पूछ दे क्या ये लाई करता है तो उसका जो n का वैल्यू होना चाहिए वो एक सिंगल टर्म में आंसर आना चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ आ जाए यहाँ पे भी। तो अगर इस तरीके का कुछ आता है तो वो जो पॉइंट है या फिर वो जो नंबर है वो इस सीक्वेंस में लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या आ रहा है फ्रैक्शनल में आ रहा है, इसीलिए ये जो पॉइंट है वो लाई नहीं करेगा। क्लियर है क्या? मतलब आपको क्या करना है, आपको अगर सिंगल में दिखता है तब तो वो जाकर के वो टर्म दिखेगा, अगर नहीं दिखता है तो 184 जैसा टर्म अगर आपको कभी दिखता है तो वो कभी भी उस सीक्वेंस में लाई नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं एंड देन आपको एक होमवर्क देते हैं, फिर ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं।
या फिर एक काम करते हैं, दोनों क्वेश्चन को होमवर्क देते हैं एंड कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लूंगा। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, 17 होल 3/4, डॉट 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 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपने इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास 10th में किया हुआ है, बट फिर भी मैं जानता हूं आप भूल गए होंगे। आप या कोई भी भूल जाता है, कोई सुनिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो नोट करो होमवर्क में। इन एपी 2, 5, 8 डॉट 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 अप टू 50 टर्म्स, up to 50 terms and 3, 5, 7, 9 up to 60 terms, up to 60 terms. Find how many terms are identical. Find how many terms are identical. नोट करो इन दोनों क्वेश्चंस को, जो कि आपका क्या है, होमवर्क है। मैं काम करता हूं, आपको देखता हूं कि आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो आपके सामने ये दो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करना, इन दोनों को कल करके आना, जिसमें से मैं केवल और केवल यही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ऐसा बात नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग बुद्धि लगाओ। अगर जरूरत पड़ी तो इसे भी डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, और इसे तो जरूर करेंगे। तो आज का सेशन यही पे ऐड करते हैं। सो बहुत ज्यादा मजा आ गया आज के क्लास करने में। तो कल का जो लेक्चर है उसमें हम लोग समेशन ऑफ बहुत कुछ पढ़ेंगे, समेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर यही पे ऐड करते हैं। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।